कि आप कोई ऐसी प्राकृत संख्या बताइए जिसको आपस में 2 बार गुणा करने से ये 16 प्राप्त हो जाए। तो आप आराम से कहिएगा कि 4 वो ऐसी संख्या है, 4 को 4 से गुणा करने पर, मतलब आपस में ही 2 बार गुणा करने पे यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस स्थिति में हम लोग कहते हैं कि 4 का वर्ग 16 है। अगर किसी संख्या को 2 बार गुणा करने से कोई संख्या प्राप्त हो रही है तो उस संख्या का वर्ग होती है वो 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल 4, उल्टा बोलते हैं। 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, तो ये वर्ग और वर्गमूल का इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम अपरिमेय संख्याओं पे आते हैं। उसके पहले एक स्टोरी बताना चाहेंगे। पाइथागोरस आपको पता है, बहुत बड़े गणितज्ञ थे, दार्शनिक भी थे। ज्योमेट्री में उनका एक बहुत प्रसिद्ध प्रमेय है, थ्योरम है कि कोई भी समकोण त्रिभुज अगर आप लीजिएगा, समकोण त्रिभुज कहने का मतलब कोई ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण जिसे बोलते हैं, समकोण हो। 2 कोण तो 90 नहीं हो सकते हैं क्योंकि तीनों मिला के 180 डिग्री होता है, तो 2 ही मिला के 180 कैसे हो सकता है, तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। एक ही अधिकतम कोण 90 डिग्री का संभव है, और ऐसे त्रिभुज को जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसमें जो समकोण बनाने वाली जो 2 भुजाएं हैं, क्योंकि किसी भी कोण को बनाने के लिए 2 साइड्स चाहिए, तो ये जो समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं हैं उसको हम लंब और आधार कहते हैं। किसी एक को लंब, दूसरे को आधार। अगर एक को आधार कहेंगे तो दूसरा लंब हो जाएगा, दूसरे को अगर आधार कहेंगे तो फिर पहला लंब हो जाएगा। तो जो समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं उनके वर्गों को अगर जोड़ देंगे, उनके स्क्वायर्स को अगर जोड़ देंगे, मान लीजिए ABC ये त्रिभुज है, तो कह रहा है कि अगर AB के स्क्वायर को BC के स्क्वायर में जोड़ देंगे, चूंकि इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होगा, तो सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होती है त्रिभुज में। तो ये 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो ये AC स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस थ्योरम है। इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ऑलवेज AC स्क्वायर। कैसा भी समकोण त्रिभुज हो ये रिलेशन होगा। तो पाइथागोरस का एक शिष्य था। और हाँ, एक और चीज बताना चाहेंगे कि पाइथागोरस के टाइम की यह मान्यता थी कि सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं। उस समय जितनी भी संख्याओं से उनका परिचय था वो मानते थे कि वो सारी परिमेय संख्याएं हैं। और इतना ही नहीं, वो ये भी मानते थे कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या ही होनी चाहिए, उसके सेट के बियॉन्ड कोई संख्या नहीं है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है, ऐसी उनकी मान्यता थी। उस समय ज्ञात जो संख्याएं हैं वो तो परिमेय संख्याएं तक ही सीमित थी, ये बात ठीक है, लेकिन उनकी यह मान्यता थी कि सिर्फ इतनी ही संख्याएं संभव हैं। तो उनका एक शिष्य था, हिप्पासस उसका नाम था, हिप्पासस। उसने कहा कि ये जो समकोण त्रिभुज है, अगर हम ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, जिसमें ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं हैं उनको हम बराबर रखें, उनकी लंबाई बराबर रखें, यानी मीटर में रखें और उसका माप 1 हो, यूनिट। अब मीटर हो तो 1 मीटर हो, ये भी 1 मीटर हो, फीट हो तो 1 फीट हो, ये भी 1 फीट हो, इंच हो तो 1 इंच हो, ये भी 1 इंच हो, सेंटीमीटर हो तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो, ये भी 1 सेंटीमीटर हो।
मात्रक कुछ भी हो उसका माप उस मात्रक में एक हो। स्पष्टतया आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक में बदलेंगे तो ये मान भी बदल जाएंगे, लेकिन हम मात्रक एक कोई फिक्स कर लेते हैं और उसमें माप एक रखते हैं। तो ये भी एक है, ये भी एक है। मीटर है तो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। फीट है तो ये 1 फीट है, ये भी 1 फीट है। ये अब आप बात समझ रहे हैं आप ये। तो इसकी लंबाई क्या होगी? स्पष्टतः इसकी लंबाई होगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर जोड़ने पे इसका स्क्वायर आता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना होगा? 2। तो AC स्क्वायर, इस भुजा का की लंबाई का जो वर्ग होगा वो 2 होगा। तो AC कितना होगा? इसका वर्गमूल होगा। और वर्गमूल को डिनोट करने के लिए ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं। तो 2, किसी भी संख्या का वर्गमूल लिखना हो तो वो संख्या के ऊपर इस तरीके से लिख देते हैं। तो इसका अर्थ होता है 2 का वर्गमूल। 3 तो 3 का वर्गमूल, इस तरीके से। 16 लिख देंगे तो 16 का वर्गमूल, 16 इसके अंदर लिख देंगे तो AC की जो लंबाई हो इतनी मात्रक हो जाएगी, है ना? एक मात्रक। तो जो AC की लंबाई होगी वो √2 मात्रक होगी। उस मात्रक में उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, परिमाण जो होगा, वो 2 का वर्गमूल होगा। तो उस समय की मान्यता के मुताबिक हिप्पासस जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि इस संख्या को, यानी 2 के वर्गमूल को, जो कि ये कर्ण का माप आएगा, उसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखें, यानी P/Q के रूप में। वो मान के चल ही रहे थे कि ये परिमेय संख्या है और उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि परिभाषा तो यही है कि आप किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q शून्येतर पूर्णांक है, शून्य नहीं है, बाकी और कोई दूसरा पूर्णांक है। लेकिन इस कोशिश में उन्होंने यह सिद्ध किया, इस कोशिश में उन्होंने ये पाया कि इस केस में हम ऐसा नहीं कर सकते, ये असंभव है, ये नई प्रकार की संख्या है, अर्थात ये परिमेय संख्या नहीं है। कोशिश तो यही कर रहे थे कि उसे P/Q के फॉर्म में लिख दें, चूंकि परिमेय संख्या मान के चल ही रहे थे। उस समय की मान्यता यही थी कि सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं ही हैं, इसके अतिरिक्त कोई दूसरी प्रकार की संख्याएं नहीं है। लेकिन उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये तो संभव ही नहीं है, आप 2 के वर्गमूल को इस फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते, है ना? तो पाइथागोरियंस को, पाइथागोरस के अनुयायियों को ये नागवार गुजरा। वो ये चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि हमारी जो मान्यता के विरुद्ध जाकर ये आदमी बात कर रहा है। और कहा जाता है कि इस सत्य के अन्वेषी हिप्पासस को वे लोग समुद्र के बीच में ले गए और समुद्र के बीच में ही डुबा के मार दिए। क्या विडंबना है, देखिए। सत्य के अन्वेषी को, सत्य की खोज करने वाले को मृत्यु इस तरीके से दी गई। और ये कहा जाता है पाइथागोरियंस जो थे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। मान्यता के विरुद्ध अगर सत्य भी जाता हो तो सत्य का गला घोंट देना चाहिए उनके अनुसार। उन्होंने घोंट दिया। हिप्पासस ने इसे सिद्ध किया कि यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम उसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। दरअसल वो खुद कोशिश कर ही रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए, और इस दौरान उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये संभव नहीं है। हम अभी इसकी चर्चा करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, परिमेय संख्या नहीं है ये। लेकिन उसके पहले मैंने ये कहानी बतानी जरूरी समझी। इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ है कि सत्य के अन्वेषकों को यातनाएं दी गई हैं। खैर, दो का, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 का वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं है। और भी बहुत सी अपरिमेय संख्याएं हैं। ये अपरिमेय संख्याओं की दुनिया परिमेय संख्याओं की दुनिया से भी अधिक रोचक है और बहुत ही रहस्य छिपे हुए हैं इसमें।
आपने एक संख्या पाई के बारे में सुना होगा। ये एक संकेत है, पाई ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है और ये भी अपरिमेय संख्याओं का एक उदाहरण है। एक संख्या होती है जिसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, इसको आयलर नंबर कहते हैं, मैजिक नंबर भी कहा जाता है। और आयलर एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। हमारा जो फेसबुक पेज है उसकी शुरुआत ही हमने आयलर को याद करते हुए किया था, उनकी पुण्यतिथि से किया था। आप फेसबुक पेज पर भी जरूर जाएंगे और उसे सराहेंगे, लाइक करेंगे, मुझे उम्मीद है। फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, मैथमेटिक्स इज एंजॉयबल, सर्च कीजिएगा मिलेगा। और भी बहुत सी अपरिमेय संख्याएं हैं। एक गोल्डन रेशियो कहा जाता है और इसे फाई से डिनोट किया जाता है। यह भी ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है। पाई, ई एंड फाई, ये सब विचित्र अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। ये अपरिमेय संख्याएं कैसे हैं, ये परिमेय क्यों नहीं है, इसके रिगरस प्रूफ अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए हायर मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, कैलकुलस वगैरह की। तो हम वो चीज़ यहाँ नहीं करेंगे, उन्हें हम प्रमाणित नहीं करेंगे कि ये परिमेय संख्याएं क्यों नहीं हैं, बल्कि सीधे स्टेट करके आपको बता रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या संख्याएं हैं इसके बारे में हम बताएंगे अभी जरा। लेकिन √2 2 के वर्गमूल की पहले चर्चा कर लेते हैं। इनका नाम हमने बता दिया, इसको पाई कहते हैं, ये आयलर नंबर ई कहते हैं और ये गोल्डन रेशियो फाई कहा जाता है। ये पाई कुछ नहीं है बल्कि किसी भी वृत्त, सर्किल के सरकमफेरेंस यानी उसकी परिधि और उसके व्यास, डायमीटर के अनुपात को कहा जाता है। और किसी भी वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है और उसे हम पाई से डिनोट करते हैं। ये स्थिरांक होता है। छोटा वृत्त लें, बड़ा वृत्त लें, किसी भी साइज का वृत्त लें, हमेशा उसकी परिधि और उसके व्यास का अनुपात एक फिक्स अचर होगा, स्थिरांक होगा, कांस्टेंट, और उसी कांस्टेंट को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। और एक स्थिरांक है, स्थिर संख्या है, जिसका मान लगभग 3.1 4 1 होता है। ये ई का मान 2.718 होता है लगभग। ये सबसे निकट मान है क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है। अगर 3 अंक तक छोड़ देंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये अपरिमेय का ये मान परिमेय, इसको परिमेयीकृत सन्निकट मान कहते हैं। आप कभी भूल न कीजिएगा कि पाई का मान 3.141 होता है। नहीं, ये अशांत अनावर्ती, रुकेगा नहीं, चलते जाएगा और कोई पैटर्न भी नजर नहीं आएगा, आवर्ती भी नहीं है। तो ये सन्निकट मान है, पाई का सन्निकट मान है। ई का ठीक उसी तरह से 2.718, फाई का आई थिंक 1.618, डेसिमल 3 डिजिट तक ओनली। आगे बहुत चलते जाएगा, रुकेगा नहीं। ये सब अपरिमेय संख्या, इनके बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। उसके पहले √2 की चर्चा करते हैं, जो अभी हमने इंट्रोड्यूस किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है। और हिप्पासस ने इसे सिद्ध किया था, लेकिन पाइथागोरियंस की पूर्व मान्यताओं के खिलाफ उनका निष्कर्ष था, इसलिए उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने उन्हें समुद्र में डुबो के मार दिया। अब थोड़ी हम चर्चा करते हैं, खुद यहाँ पे आपको स्टेट करते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या कैसे है, क्यों वो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय है अर्थात अपरिमेय कहने का मतलब परिमेय नहीं है। जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। कोई बहुत बड़ा डिफिनीशन नहीं है, परिभाषा यही है कि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं है वह अपरिमेय है। तो परिमेय संख्या पे ही मतलब ध्यान देना है, जो नहीं है वो अपरिमेय है। तो परिमेय किसे कहा जाता है आपको पहले पता है कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q जो हैं वो पूर्णांक हैं, Z में से हैं, और Q जो है वो 0 नहीं है। यही शर्त है, इतनी ही शर्त है ना, परिमेय संख्या होने की यही शर्त है। Z पूर्णांकों का समुच्चय है।
P और Q पूर्णांकों में से हैं और लेकिन Q शून्य नहीं है, बस यही शर्त है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि √2 एक परिमेय संख्या, हमें सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन हम शुरू में मान लेते हैं कि यह परिमेय संख्या है। आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गणित में एक तरीका होता है कोई चीज सिद्ध करने का कि उसके उलट मान लो और फिर लॉजिकल डिडक्शन से ये बता दो कि मैंने जो माना था वो गलत है। इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं। विरोधाभास के जरिए किसी चीज को सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करना है कि √2 परिमेय नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि √2 परिमेय है और तब इस स्टेटमेंट से हम कुछ ऐसे निष्कर्ष निकालेंगे लॉजिकली जो कि अंत में हास्यास्पद या बोलिए विरोधाभासी पाए जाएंगे। तब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमने शुरू में माना था वो गलत माना था। तो हम क्या करते हैं, लेट इनिशियली दैट √2 is a rational number। रेशनल नंबर मानने से क्या होगा? रेशनल नंबर मानते ही क्या होगा कि आप √2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तभी तो रेशनल नंबर हुआ, परिमेय संख्या हुआ। जहां where P and Q are integers, सेट ऑफ इंटीजर्स में से हैं, Q is not equal to 0। और एक साथ ही साथ हम पहले ये भी बता ही चुके हैं कि आप किसी भी परिमेय संख्या को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहने का मतलब आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड अंश और हर में ना हो। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि 3/18। अभी देखिए दोनों अंश और हर में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 से एक बार में ये कैंसिल होगा, 3 से 6 बार में, तो इसको हम 1/6 भी लिख सकते हैं। तो 3/18 परिमेय संख्या थी, उसको हम 1/6, ये दोनों सेम है। अब इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक को छोड़ के। एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है इसलिए उस पर ध्यान नहीं देते, बाकी एक को छोड़ के और कोई नहीं मिलेगा, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म कहते हैं। तो आप किसी भी परिमेय संख्या को उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमने यहाँ मान लिया कि √2 को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया P and Q, जहाँ की P और Q का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। एंड P and Q हैव नो कॉमन डिवाइजर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, 1 तो सबका है, तो एक को छोड़ के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन डिवाइजर नहीं है। अब देखिए अगर हमने √2 को P/Q लिख दिया तो क्या होगा? √2 को हमने लिख दिया P/Q, मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। अगर हमने मान लिया ऐसा तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और ये P²/Q² हो जाएगा, नहीं क्या वैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि P² बराबर 2Q², क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि P² में Q² से भाग देने पे 2 हो रहा है, इसका मतलब P² Q² से 2 गुना है, तो P² Q² का 2 गुना है, तभी तो आप Q² से भाग देंगे तो Q² कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अगर P² बराबर 2Q² और P और Q सब पूर्णांकी हैं, पूर्णांक से पूर्णांक में गुणा करने पे पूर्णांक होगा, पूर्णांक में पूर्णांक से गुणा करने पे पूर्णांक होगा, और ये 2 बाहर है, बाहर 2 से गुणा है, इसका मतलब क्या हुआ कि P² इज इवन। क्यों इवन है? इवन मतलब सम संख्या। ये सम संख्या क्यों है? क्योंकि आप देखिए 2 से गुणा है, तो किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड 2 है तो इसका मतलब कि वो सम संख्या है, 2 से विभाजित हो सकता है, 2 से भाग दीजिएगा 2 कैंसिल हो जाएगा और ये तो पूर्णांक कहा ही जाएगा। तो इसका मतलब P² सम संख्या है, इवन है कि नहीं है? बिल्कुल है। इससे तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि P² इज इवन, क्योंकि P² बराबर 2Q²। अब ध्यान दीजिए, अगर P² इवन है तो इसका मतलब P इज ऑल्सो इवन। क्यों भाई, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इवन में इवन 2 बार है ना, स्क्वायर है, 2 बार गुणा है, तो इवन में इवन से गुणा करने पे ही इवन होगा। अगर ये ऑड होता तो ऑड इंटू ऑड इवन नहीं हो सकता है, ऑड इंटू ऑड, विषम संख्या में विषम संख्या से गुणा कीजिएगा कभी सम नहीं होगा।
तो यानी कि p ऑड नहीं है, और p जब ऑड नहीं है तो क्या है, इवन है, तो p इज ऑल्सो इवन। अब जब p इवन है तो हम p को 2m लिख सकते हैं, जहां की m कोई दूसरी संख्या हो, वेयर m इज another इंटीजर, है ना। p को हम 2m लिख सकते हैं क्योंकि सम संख्या है भाई, तो सम है तो उसको हमेशा 2 के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, तो एक कंक्लूजन हमारा क्या आया कि p जो है वो इवन है। कंक्लूजन नंबर 1, p इज इवन। p स्क्वायर इवन है इसलिए p भी इवन होगा। अब ध्यान दीजिए कि p स्क्वायर और 2 स्क्वायर लिखे हैं तो हम q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। लेकिन p चूंकि इवन है इसलिए हमने p को तो 2m लिखा, तो इसको हम 2m का स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि 4m स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2m स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2m स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर भी इवन हो गया क्योंकि 2 से गुणा है भाई। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ ऑब्वियसली m दूसरा इंटीजर है, बट है तो इंटीजर ही, कोई पूर्णांक ही है। और ये q स्क्वायर भी सम हो गया क्योंकि 2 से गुणा के रूप में आप लिख दिए। तो इसका मतलब कि q स्क्वायर इज इवन, और जब q स्क्वायर इवन है तो इसका मतलब कि q इज ऑल्सो इवन। वही पुराना वाला लॉजिक कि अगर q स्क्वायर इवन है तो q भी इवन होना चाहिए, क्योंकि इवन में इवन से गुणा करने पर ही इवन होगा। अगर ये ऑड होता, विषम होता, तो विषम का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा विषम होगा, इवन नहीं हो सकता है। तो इसलिए q भी इवन हो गए। तो ये दूसरा कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 2, ये q इज इवन। ये तो बड़ी समस्या पैदा हो गई भाई। अगर p इवन है और q भी इवन है तो इसका मतलब दोनों में 2 से भाग लग सकता है, तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो गया। लेकिन हमने तो शुरू में मान के रखा था कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कोई इनके बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है p और q के बीच में। क्या हुआ, हमने जो शुरू में माना था वो गलत हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रिजल्ट है, ये दो कंक्लूजन के चलते हमने कहा कि P एंड Q हैव ए कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर बोल लीजिए 2। ये तो कंट्राडिक्शन होगा, which contradicts our previous assumption। और इस मेथड को हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन के द्वारा सिद्ध कर देना कि जो हमने शुरू में कहा था वो गलत है। हमने क्या कहा था कि √2 परिमेय संख्याएं मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो गलत माना था। अगर सही माना होता तो ऐसा कंट्राडिक्टरी रिजल्ट नहीं मिलता, तार्किक रूप से गलत रिजल्ट नहीं मिलता, विरोधाभासी रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसका मतलब हुआ कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, हम उसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q शून्य नहीं है। ये हमारी मान्यता गलत हो गई। यानी √2 क्या है, √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, और इसका मतलब हुआ इट इज इर्रेशनल, अपरिमेय है ये। तो कोई भी संख्या जिसका जो परिपूर्ण वर्ग नहीं है, परिपूर्ण वर्ग नहीं होने का मतलब जैसे 27, आप कोई ऐसी संख्या नहीं खोज सकते हैं पूर्णांक जिसे आपस में 2 बार गुणा करने से 27 आ जाए, तो इसका वर्गमूल भी अपरिमेय होगा। दरअसल कोई भी
संख्या, प्राकृत संख्या जो परिपूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। इसको आप मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से सबको प्रूव कर सकते हैं। हमने कहा था कि और भी बहुत ख्याति प्राप्त अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई का उदाहरण हमने दिया, आयलर नंबर ई का उदाहरण दिया, गोल्डन रेशियो फाई का उदाहरण दिया। ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये अपरिमेय संख्याएं कैसे हैं ये प्रूफ हम नहीं करेंगे, चूंकि हायर स्टडी की बातें हैं, कैलकुलस वगैरह की जरूरत पड़ेगी। √2 को तो हमने दिखा दिया क्योंकि उसके लिए बहुत उच्च स्तर के गणित की जरूरत नहीं है। अभी तो हम लोगों ने शुरू ही किया है, इसलिए इस सब के प्रूफ पे हम नहीं जाएंगे। बट आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सारी संख्याएं क्या हैं। तो पाई क्या है? कोई भी सर्किल का सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्किल, कोई भी सर्किल कैसा भी, डिवाइडेड बाई डायामीटर ऑफ द सर्किल। ये हमेशा एक कांस्टेंट आता है। किसी भी सर्किल के लिए आप उसका परिधि ले लीजिए और उसके व्यास में का भाग लगा दीजिए तो एक निश्चित संख्या आती है। उस निश्चित संख्या को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं और वो संख्या परिमेय नहीं होती है, अपरिमेय होती है। वो परिमेय क्यों नहीं होती है उसका प्रूफ हम यहाँ नहीं देंगे, वो हायर स्टडी की बातें हैं। बट वो परिमेय संख्या नहीं होती है, आप उसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक उसी तरीके से एक संख्या है आयलर नंबर, जिसे मैजिकल नंबर भी कहा जाता है। वो भी परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। वो क्या है? उसका डिफिनीशन आप ऐसे समझिए कि 1 + 1/n, और n यहां ले लीजिए और इसका एक लिमिट लीजिए जिसमें n इंफिनिटी की तरफ टेंड करे। इसका मतलब ये होता है आप n को बढ़ाते जाइए, जितना आप ज्यादा से ज्यादा सोच सकते हैं। आप यहां देखिए कि यहां तो n बढ़ाएंगे तो 1/n 0 की तरफ टेंड करेगा। ये छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, यानी 1 के करीब होते जाएगा। देखिए 1 प्लस है, अगर आप कोई शुरू में छोटी संख्या लेंगे तो 1 से ज्यादा हो जाएगी। ये धनात्मक संख्या है। तो ये अंडर ब्रैकेट तो है वो 1 की तरफ आते जाएगा, क्योंकि n जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ये छोटा होता जाएगा, 0 की तरफ जाएगा और ये 1 की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बड़ा, ये देखिए रस्सा कसी चल रही है, इधर छोटा हो रहा है और इधर पावर में के रूप में लगा दिए बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। तो इधर तो छोटा हो रहा है, इधर बड़ा करते जा रहे हैं। इस परिस्थिति में, इस रस्सा कसी में क्या होता है कि इसका एक लिमिटिंग मान होता है कि एक लिमिट के बाद इसका मान ये नहीं कि इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर हम इनफाइनाइट कर दिए तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बट यहाँ पे ये केस दूसरा है, ये 1 की तरफ टेंड कर रहा है 1/n। जैसे जैसे n बड़ा होते जाएगा ये 1 + 1/n 1 होता जाएगा। शुरू में तो 1 से बड़ा रहेगा, लेकिन n जितना ज्यादा होते जाएगा उतना 1 के करीब आते जाएगा और ये पावर जो है वो बढ़ा कर दिए। तो एक रस्सा कसी, ये घटा रहा है ये बढ़ा रहा है और इसमें एक लिमिटिंग वैल्यू मिलता है, उसका मान 2 और 3 के बीच में आता है। 2 से कम नहीं होगा और 3 से ज्यादा नहीं होगा। ये कैलकुलस में प्रूफ किया जा सकता है। इसी संख्या को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल है, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह का फार्मूला इसी से निकलता है। फाई, इसको गोल्डन रेशियो कहा जाता है। दरअसल 1 + √5/2 को हम लोग फाई कहते हैं। इसका मान 1.618 3 दशमलव अंकों तक होता है। ऐसे तो रुकेगा ही नहीं, चलते जाएगा और कोई अशांत अनावर्ती होगा चूंकि अपरिमेय है। लेकिन ये क्या है, इसको थोड़ा समझने के लिए फाई को, अगर आपके पास कोई ऐसी 2 संख्याएं हैं a और b जिसमें a b से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़े हैं, तो अगर ऐसा है इन 2 संख्याओं में रिलेशन कि a/b उतना ही आता है जितना a + b/a आता है, तब हम लोग कहते हैं कि
ये जो रेशियो है वो गोल्डन रेशियो है। ये दो संख्याएं गोल्डन रेशियो में है, इसी को पाई कहा जाता है। अब बात समझ रहे हैं? इसको एक बार इस तरीके से फिर मैं लिखूं तो आप समझ जाएंगे। इफ वी हैव टू नंबर्स, कैसा नंबर है हमें पता नहीं है, A and B such that A is greater than B is greater than 0 and A by B is equal to A plus B by A, यानी दोनों संख्याओं का जो रेशियो है उनके योग का, और जो सबसे बड़ी संख्या है मतलब A और B में तो A बड़ी है, हमने मान लिया पहले, तो ये जो बड़ी है उससे आप भाग लगाइए, तो ये अगर बराबर आ रहा है तो हम लोग कहते हैं कि A और B गोल्डन रेशियो में है। इस रेशियो को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। इसका हमने 3 दशमलव स्थान तक मान बताया, 1.61 था, ठीक है। और इस परिस्थिति में ये जो 5 होगा वो हमेशा 1 + √5/2। ये जो 5 का मान है 1 + √5/2 होगा। ये देखा गया है, इस इक्वेशन को आप सोल्व कीजिएगा तो ये आएगा, ये रेशियो का मान ये आएगा, ना कि A का मान और B का मान। ध्यान दीजिए, A का मान ये नहीं है और B का मान ये नहीं है, ये A by B का मान इतना होगा 1 + √5/2। या आपको एक ऐसा इक्वेशन लीजिए, x² - x - 1 = 0। इस इक्वेशन में जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 1 + √5/2, और वही गोल्डन रेशियो है। इस गोल्डन रेशियो इज द गोल्डन रेशियो मीन्स 5 से डिनोट करते हैं। 5 इज द solution of the equation, the quadratic equation। कौन सा इक्वेशन? x² - x - 1। इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ये इसका जो x का वैल्यू आएगा वो गोल्डन रेशियो आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो आज हमने पाई, कभी ये मत, पाई का मान हम लोग कभी कभी लिखते हैं 22/7, लेकिन आप ये भ्रम में नहीं रहिएगा, ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है क्योंकि p/q। लेकिन फिर भी बराबर क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं बराबर कि ये सन्निकटीकृत मान है, सन्निकट मान है, परिमेयीकृत मान, रेशनलाइज्ड